एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 का नेम है टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस। अच्छा बेटा, टर्निंग अफेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को टर्न करने का अफेक्ट, यानी उसमें किसी उस बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करना बाय अप्लाइंग दी फोर्स। हम इस चैप्टर में टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्सेस को स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ बेटा हम फोर्सेस क्या हैं, पैरेलल फोर्सेस कौन सी होती हैं, फिर उसकी टाइप्स क्या हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर फोर्सेस हैं तो उनकी एडिशन के लिए कौन सा रूल यूज़ होता है, इसको भी स्टडी करेंगे। फिर इसके साथ साथ बेटा हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, यानी एक फोर्स है उसको उसके कंपोनेंट्स में किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है, इसको स्टडी किया जाएगा। रिजिड बॉडी क्या होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ बेटा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जिसको हम टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, यानी फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाती है, उसको मूवमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क भी बोला जाता है। इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ बेटा हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यानी एक बॉडी कब बैलेंस होती है, उन प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ बेटा कंप्लीटली बैलेंस में होने के लिए या इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी को किस किस्म की कंडीशंस को फुलफ़िल करना पड़ेगा, उन चीज़ों को स्टडी किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। और इसके साथ साथ फिर स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम किस तरह की होती हैं, कितनी उसकी टाइप हैं और उनकी आगे डिटेल क्या होगी, इन चीज़ों को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं बेटा आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो यहाँ देखिए टर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को टर्न करना, फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाना, टर्न हो जाना, उसको टर्निंग अफेक्ट बोला जाता है। जैसे आप बेटा डोर ओपन करती हो, आपने लॉक को घुमाया, यानी हाथ से आपने फोर्स लगाई, वही चीज़ एक एक्सिस के अक्रॉस रोटेट करती है, दैट इज़ द टर्निंग अफेक्ट। क्लियर है? अच्छा, अब इसमें हमने साथ साथ बेटा आज जो स्टडी करना है वो है पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल का मतलब क्या होगा बेटा, पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई करने वाली फोर्सेस, यानी ये वो फोर्सेस होंगी जिनकी डायरेक्शन जो है या तो सेम होगी या ऑपोजिट होगी। ये फोर्सेस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो अब अगर बेटा हम अज्यूम करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए, हम अगर अज्यूम करें बेटा आपके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी चलते चलते क्या हो गई है, स्टॉप हो गई है। अब इस गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको 3 पर्सन की ज़रूरत पड़ी है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएं, और फोर्स लगाने से ये बॉडी, ये कार, ये गाड़ी क्या हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है। अच्छा, आप कॉल करते हैं 3 पर्सन को, और 3 पर्सन इन 3 पॉइंट्स के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं। एक पर्सन ये ए पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एक ये बी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और एक ये सी पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। 3 पर्सन ये 3 टाइप की फोर्सेस लगा रहे हैं इन पॉइंट्स के ऊपर। अब ये फोर्सेस जो कि इस बॉडी के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं और ये इस बॉडी को स्टार्ट करने के लिए यूटिलाइज हो रही हैं, ये फोर्सेस आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं। ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है, पैरेलल फोर्सेस बोला जाता है। और साथ साथ अगर आप बेटा गौर से देखो ना, ये जो फोर्सेस हैं इनकी ये लाइन ऑफ एक्शन, ये देखो ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इसके पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। यानी ये बॉडी एक ही बॉडी की एक ही जो लाइन के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रही है, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। यानी लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है, लेकिन इस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, फोर्सेस अप्लाई करने के पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ऐसे फोर्सेस को क्या बोला जाता है, पैरेलल फोर्सेस। या दूसरी डेफिनेशन हम ये भी बोलते हैं कि सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर दैट आर कॉल्ड दी पैरेलल फोर्सेस। अब ये पैरेलल फोर्सेस बेटा 2 तरह की होती हैं। एक को बोला जाता है लाइक पैरेलल फोर्सेस,
लाइक पैरेलल फोर्सेस, और इसकी दूसरी टाइप है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अच्छा, लाइक पैरेलल फोर्सेस को पहले समझते हैं बेटा। अब सेम एग्जांपल अगर हम देते हैं कि हमारे पास है ये एक बैग, लाइक पैरेलल फोर्सेस में हम एग्जांपल दे रहे हैं बेटा, ये है हमारे पास एक बैग, इस बैग में बहुत सारे जो है एप्पल हैं, हर एप्पल का अपना एक वेट होगा, और वेट का है कि इस बॉडी के ऊपर या इन एप्पल्स के ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिस फोर्स के साथ ये इन ऑब्जेक्ट्स को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ये एप्पल की बजाय थोड़ी नाशपातियाँ बनना शुरू हो गई हैं, लेकिन बहरहाल इसको अज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है, एप्पल है। इस बैग के अंदर, इस शॉपिंग बैग के अंदर ये मैंने बहुत सारे एप्पल रख दिए हैं। अब हर एप्पल का वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, इस एप्पल का भी वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, हर एप्पल का वेट जो है वो क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं बेटा कि वेट इज़ ए फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडीज टुवर्ड्स इट्स सेंटर, यानी कि वेट क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली वो फोर्स है जिससे अर्थ इन ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पे हर एप्पल का वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। एज ए होल इस पूरे बैग का वेट भी क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो यहाँ पे इन सारे एप्पल का जो वेट होगा बेटा, इसमें ये सारी फोर्सेस ही हैं बेसिकली, और इन सब एप्पल का वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, सेम है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन सारे एप्पल का जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, इनकी सेम डायरेक्शन है। तो ऐसी फोर्सेस को हम बोल देते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस, यानी ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होती है, ऐसी फोर्सेस को बोला जाता है बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर आप इसकी डेफिनेशन बोलोगे कि व्हाट आर दी लाइक पैरेलल फोर्सेस, सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन दैट आर कॉल्ड दी पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और इसकी हम डेफिनेशन यहाँ लिख रही हूँ बेटा, मैं आप साथ साथ लर्न कर लीजिए। पैरेलल फोर्सेस क्या थी बेटा, ऐसी फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। सच फोर्सेस को क्या बोला जाता है, पैरेलल फोर्सेस। इसकी टू टाइप्स हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं बेटा, सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन दैट आर कॉल्ड दी लाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसकी डेफिनेशन में यहाँ लिख रही हूँ बेटा, सच फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर and have same direction that forces are called like parallel forces। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और उनकी डायरेक्शन सेम होती है, उनको क्या बोला जाता है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। यानी ऐसे फोर्सेस जिनकी डायरेक्शन क्या हो बेटा, सेम डायरेक्शन हो और वो एक दूसरे के पैरेलल भी हों, ऐसी फोर्सेस को क्या बोला जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस। जिसमें मैंने ये एग्जांपल दी है बेटा कि ये जितने एप्पल है इन सब का वेट क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। ये सारे वेट जो है वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इन सबके वेट आपस में क्या हुए, पैरेलल हुए, तो ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगे। सेम ही मैंने यहाँ एग्जांपल जो दी थी बेटा कि अगर आपके पास ये एक बस है, बस के ऊपर अप्लाई होने वाली सारी फोर्स, यानी 3 पर्सन अगर इसको
जो है यहाँ से पुश कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये पर्सन F1 फोर्स लगा रहा है, ये पर्सन F2 और ये F3 फोर्सेस लगा रहा है। ये तो तीनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। जब डायरेक्शन सेम है तो ये क्या कहलाएंगे बेटा, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अगर 3 पर्सन एक गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं और वो सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब इसकी दूसरी टाइप देखते हैं बेटा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, यानी हम एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उसमें से दो फोर्सेस जो हैं वो एक डायरेक्शन में लगाई जा रही हैं, दो फोर्सेस उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाई जा रही हैं। उन दोनों की डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है और वो आपस में पैरेलल हों तो ये कहलाती हैं बेटा अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे मैं अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास है एक बेटा ब्लॉक और उस ब्लॉक को मैंने जो है एक स्ट्रिंग की मदद से हैंग कर दिया हुआ। ये एक स्टैंड है मेरे पास, इस स्टैंड के साथ मैंने जो है एक स्ट्रिंग अटैच की, यहाँ से मैंने इस पोर्ट के साथ एक स्ट्रिंग अटैच की और इस स्ट्रिंग के साथ मैंने एक जो है वुडन ब्लॉक उसको हैंग कर दिया। अब देखिए इस वुडन ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड और इसका रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन फोर्स जो होगी बेटा, दैट विल बी द टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अब वेट भी फोर्स है और टेंशन भी क्या है, फोर्स है। वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और टेंशन की डायरेक्शन क्या है, अलोंग दी स्ट्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन है। ये और ये फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही हैं, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है लेकिन इनके पॉइंट ऑफ एक्शन क्या है, डिफरेंट है। ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से इनको क्या बोला जाएगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसको क्या बोला जाएगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जब आप इसकी डेफिनेशन लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, सच फोर्सेस that are parallel to each other and have direction opposite to each other, such forces are called unlike parallel forces. Unlike parallel forces. अच्छा, फिर से देखिए बेटा, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नेम क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ दी फोर्सेस, यानी फोर्सेस के अप्लाई करने से बॉडी में रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाना या रोटेशन प्रोड्यूस हो जाना, वो क्या कहलाता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ दी फोर्सेस। जिसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है दैट इज दी 4.1 टॉपिक, दैट आर दी पैरेलल फोर्सेस, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो है उसमें हम स्टडी कर रहे हैं। बेटा फोर्स क्या थी, कोई पुश या फिर पुल, एक ऐसी एजेंसी बॉडी के ऊपर अप्लाई होती है जो बॉडी को पुश कर सकती है या पुल कर सकती है। ऐसी एजेंसी को क्या हम बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 में जो फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा कि ए फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी एंड फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ये हमने फोर्स की एक कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी थी बेटा। और अब जो है हम पैरेलल फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं बेटा, ऐसी फोर्सेस जिनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम होती है लेकिन पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, और वो फोर्सेस एक दूसरे की क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है पैरेलल फोर्सेस। अब इसकी 2 टाइप्स हैं बेटा, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस।
लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होंगी, ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं और उनकी सेम डायरेक्शन है, ऐसी फोर्सेस को बोला जाएगा लाइक पैरेलल फोर्सेस। एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं बेटा, ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या होती है, ऑपोजिट होती है, ऐसी फोर्सेस को क्या बोला जाता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। जिसमें हमने लाइक पैरेलल फोर्सेस में एग्जांपल ही बेटा कि अगर आपके पास एक शॉपिंग बैग है, उसमें बहुत सारे एप्पल हैं, हर एप्पल का वेट क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड है, और उस पूरे होल जो है बैग का वेट भी क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हर एप्पल का जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो ये सारी फोर्सेस जो इसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं वो सारी क्या है, उनकी डायरेक्शन सेम होने की वजह से हम उनको क्या बोलते हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाता है। अब इसमें दूसरी एग्जांपल हमने दी है बेटा कि अगर आपके पास कोई भी बस है, उस बस को 3 पर्सन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी फोर्सेस एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं और सेम डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा, लाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में हमने बात की कि ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऐसी फोर्सेस को क्या बोला जाता है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। एग्जाम्पल में हमने क्या कहा बेटा कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको हमने एक स्ट्रिंग की मदद से एक हुक के साथ, एक फिल्म स्पोर्ट के साथ हमने उसको बांध दिया हुआ है, टाई कर दिया है। तो इस केस में इस ऑब्जेक्ट का वेट एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड और रिएक्शनल फोर्स इसमें होगी, दैट विल बी द टेंशन इन दी स्ट्रिंग। अगर वेट एक्शन है तो टेंशन क्या होगी बेटा, रिएक्शन होगी। एक्शन एंड रिएक्शन हमेशा जो है पेयर की फॉर्म में एक्ट होते हैं। यहाँ पे बेटा देखें कि वेट एक्ट हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, टेंशन स्ट्रिंग के अंदर है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल तो है लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट है। ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहा जाएगा। अच्छा, अब इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं एक और एग्जांपल बेटा आपको दे रही हूँ। मेरे पास है ये एक वुडन लॉग, ठीक है, ये एक वुडन लॉग है, इसका एक पीस मैंने काट दिया हुआ है और इसको मैंने 2 स्ट्रिंग की मदद से, ये एक स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है, मैंने बांध दिया। बांधने के बाद इस पोर्ट के साथ मैंने इसको लटका दिया हुआ। क्लियर है। अब इस वुडन लॉग का जो वेट होगा वो वेट एक्ट करेगा बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड, और ये स्ट्रिंग जो है इसके अंदर टेंशन को अगर मैं T1 का नेम दे देती हूँ और इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगी उसको मैं T2 का नेम दे देती हूँ बेटा। तो अब गौर से देखिए, वेट डाउनवर्ड है, टेंशन क्या है, T1 अपवर्ड है, ये वेट डाउनवर्ड है, T2 क्या है, अपवर्ड है। अब इसको अगर आप गौर से देखो ना बेटा, जो T1 एंड T2 यानी ये टेंशन और ये टेंशन जो है बेटा, इनकी डायरेक्शन सेम है। T1 एंड T2 फोर्सेस जो होंगी वो कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस, लेकिन वेट के रेफरेंस से अगर हम इसको देखेंगे, T1 अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी, यानी T1 एंड W क्या होगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सिमिलरली बेटा T2 एंड W क्या होगा, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। अब एक और एग्जांपल, अगर हम इसको टेंशन एंड वेट की फॉर्म में नहीं बल्कि फोर्सेस की फॉर्म में लिखते हैं बेटा, तो फिर देखिए बेटा, मेरे पास है ये एक ट्यूबलाइट, इस ट्यूबलाइट के ऊपर मैंने जो है 2 फोर्सेस अप्लाई की हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। ये फोर्स F1 है, ये फोर्स क्या है बेटा, F2, और ये फोर्स क्या है, F3। अब गौर से देखो, F1 एंड F2 जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये सेम डायरेक्शन में है, तो ये कहलाएंगी लाइक पैरेलल फोर्सेस। लेकिन F1 एंड F3 एक दूसरे के जो है वो डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट है पैरेलल, लेकिन इनकी डायरेक्शन एक दूसरे की क्या है, ऑपोजिट। F1 एंड F3 क्या कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। सिमिलरली F2 एंड F3 भी क्या कहलाएंगी, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी। तो ये थी बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसका कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा कि पैरेलल फोर्सेस क्या हैं, ऐसी फोर्सेस
जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं कहलाती हैं पैरेलल फोर्सेस, या इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बोलते हैं बेटा कि सच फोर्सेस दैट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन बट डिफरेंट पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट आर कॉल्ड दी पैरेलल फोर्सेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ दी फोर्स पैरेलल फोर्सेस, like parallel forces and unlike parallel forces. Like parallel forces क्या होंगे बेटा? Such forces that are parallel to each other and have same direction that are called the like parallel forces. And unlike parallel forces क्या है? Such forces that are parallel to each other but have direction opposite to each other. इसमें हमने एग्जांपल दी बेटा वेट एंड टेंशन की. इसमें वेट एंड टेंशन एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ये क्या कहलाएंगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस. और यहाँ पे हमने एक बस के ऊपर अप्लाई होने वाली ये 3 फोर्सेस, इन सब की डायरेक्शन सेम है, तो ये कहलाएंगे बेटा लाइक पैरेलल फोर्सेस. यहाँ हमने एक और एग्जांपल दी है, ये वुडन लॉग को हमने 2 स्ट्रिंग की मदद से जो है वो एक सपोर्ट के साथ बांध दिया. यहाँ T1 एंड W अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी, T2 एंड W भी क्या होगी? अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी. लेकिन T1 एंड T2 क्या होंगी बेटा? लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी. तो यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई होने वाली लॉट ऑफ फोर्सेस हैं, तो इसमें से कौन सी फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं और कौन सी फोर्सेस जो हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कहलाएंगी. तो ये चीज़ थी बेटा इस टॉपिक में 4.1 में. अब हम बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की, कि नेट फोर्स क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसका कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा किसी भी बॉडी के ऊपर एक्ट होने वाली बहुत सारी अगर फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं. और आप लोग बेटा पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में भी कि फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. और हमने ये भी पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं बेटा? ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है उसकी डायरेक्शन की भी एंड मैग्नीट्यूड की भी. ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़. ये हम चैप्टर वाइज चीज़ें स्टडी कर चुके हैं, फिर से मैं रिन्यू आपको करवा देती हूँ. ये है अब हमने पढ़ना रिजल्टेंट फोर्स. ओके, फोर्स जो है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है. यानी हमने जो चैप्टर 2 में बात की थी कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है. मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? एक न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके साथ अप्रोप्रिएट यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़. लेकिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़े, वो कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़. फोर्स है तो उसको अप्लाई जब किया जाता है तो उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है, उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है और साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है. तो इस वजह से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अब जो फोर्स है ना बेटा उसमें हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स. एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉट ऑफ फोर्सेस अगर अप्लाई हो रही हैं, फॉर एग्जांपल ये एक ब्लॉक है बेटा, इस ब्लॉक के ऊपर F1 फोर्स ये अप्लाई हो रही है, F2 फोर्स कोई ना कोई एंगल यहाँ बनाती है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ये भी अप्लाई हो रही है. और फॉर एग्जांपल F1 फोर्स है 10 न्यूटन, F2 फोर्स है 20 न्यूटन. एक और फोर्स मैं इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ वो है जी F3 फोर्स, वो एंगल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ऑलमोस्ट 67 डिग्री बना रही है. ये 3 फोर्सेस सेम बॉडी के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं. अब तीनों फोर्सेस जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन में, जो कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ उसका एंगल जो है वो डिफरेंट है, वो अप्लाई की जा रही हैं. हर फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन होगा और कोई ना कोई कंपोनेंट अलोंग वाई डायरेक्शन भी एक्ट करेगा. तो अगर हमने बात करनी हो कि इस ब्लॉक के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, यानी नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाई की जाएगी वो कितनी होगी, तो उसका एक स्पेसिफिक मेथड होता है, उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे डिटेल के साथ. अब बात ये कर रहे हैं कि इसके ऊपर एक्ट होने वाली सारी फोर्सेस का जो सम अप होगा उसको हम एक सिंगल वेक्टर में रिप्रेजेंट करेंगे.
यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हों और उन फोर्सेस को की रिजल्टेंट को या रिजल्टेंट अफेक्ट को हम एक सिंगल वेक्टर के ज़रिए से या सिंगल फोर्स के ज़रिए से हम उसको शो कर दें, उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो वो कहलाती है रिजल्टेंट फोर्स, या इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं। यानी ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को शॉर्ट आता है ना, तो ये दो तरह से आएगा बेटा, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट फोर्स, या सेम क्वेश्चन जो है सेम आंसर होगा, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स आए या रिजल्टेंट वेक्टर आए, सेम डेफिनेशन लिखनी है, सेम चीज़ होगी, सेम वर्डिंग होगी, सिर्फ एक लफ्ज़ चेंज करेंगे हम। मैं भी डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कौन सा लफ्ज़ चेंज किया जाएगा। बेटा रिजल्टेंट फोर्स होती है, रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स a resultant force is a single force that has same effect as the combined effect of all the forces combined effect of all the forces to be added। रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटा, एक सिंगल फोर्स होगी जिसका अफेक्ट कैसा होगा, उन सारी फोर्सेस को ऐड अप करने के बाद जो नेट अफेक्ट आएगा उसके इक्वल होगा। उस वेक्टर को, उस फोर्स को क्या बोला जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स कहा जाएगा। और सेम अगर डेफिनेशन आपको आती है व्हाट इज़ द रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपने सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स की जगह लफ्ज़ क्या लगा देना है, वेक्टर। तो फिर आप डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा, ए रिजल्टेंट वेक्टर इज ए सिंगल फोर्स की बजाय सिंगल वेक्टर बोल देंगे, सिंगल वेक्टर दैट हैज़ द सेम अफेक्ट एज द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड। यानी जहाँ जहाँ फोर्स का लफ्ज़ होगा वहाँ क्या लगा दोगे, वेक्टर का लफ्ज़ लगा दोगे, तो वो आपकी रिजल्टेंट वेक्टर की डेफिनेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे बेटा रिजल्टेंट फोर्स क्या है कि ए रिजल्टेंट फोर्स एक सिंगल फोर्स है और उसका अफेक्ट कैसा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, लॉट ऑफ नंबर है, मैं कह रही हूँ अगर 3 फोर्सेस हैं या 4 फोर्सेस उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं और हर फोर्स जो है वो डिफरेंट एंगल से उसके ऊपर अप्लाई की जा रही है। जब हम रिजल्टेंट फोर्स की बात करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर की बात की जाएगी, तो रिजल्टेंट फोर्स या रिजल्टेंट वेक्टर का अफेक्ट क्या होगा, वो इस तरह का होगा कि हमने उन सारी फोर्सेस को एड अप कर लिया हुआ है और एड अप करने के बाद उसके ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसकी इक्विवेलेंट क्या होगी, रिजल्टेंट फोर्स होगी, उसके इक्विवेलेंट ही क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो इसीलिए एक कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन जो हम रिजल्टेंट फोर्स की बोलते हैं वो क्या है, ए रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम अफेक्ट एज द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस टू बी एडेड। ये था बेटा रिजल्टेंट फोर्स। और रिजल्टेंट फोर्स जो है बेटा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। जब डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो हम कभी भी वेक्टर क्वांटिटीज़ को आम ऑर्डिनरी अलजेब्रिक सम अप के ज़रिए से सम अप नहीं कर सकते, ना ही उनको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं बेटा, उनकी एडिशन के लिए और उनकी सब्ट्रैक्शन के लिए एक स्पेसिफिक रूल होता है, उस रूल को बोला जाता है हेड टू टेल रूल। उसको इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्क्राइब करेंगे। आज जो हमने पढ़ा वो क्या था बेटा, पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और उसके साथ हमने क्या पढ़ा है, रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी है। रिजल्टेंट फोर्स एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बेटा, ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफाइंड रिजल्टेंट फोर्स, या दूसरा मैंने क्या बोला है बेटा, डिफाइंड रिजल्टेंट वेक्टर। इंपॉर्टेंट है बेटा,
आपकी बुक के ऊपर पिंक बॉक्स में इसकी डेफिनेशन कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है। कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन का मतलब बेटा ये 1 सेंटेंस डेफिनेशन है, ठीक है। इसमें इसकी जो एक ही सेंटेंस है, एक सेंटेंस को जो मीनिंग है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री होती है, पूरी एग्जांपल्स होती हैं, यानी उन सब का समराइज जो है अफेक्ट को हमने एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर दिया। इसमें आप जब डेफिनेशन लर्न करोगे तो आपने कोई लफ्ज़ जो है आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें से कोई एक लफ्ज़ भी डिलीट कर देते हो या कोई और नया लफ्ज़ प्रपोजिशन का नया ऐड कर देते हो तो इस डेफिनेशन के कंप्लीट मीनिंग ही चेंज हो जाएंगे। इस वजह से आपने सेम डेफिनेशन सेम वर्डिंग में लर्न करनी है कि रिजल्टेंट फोर्स इज ए सिंगल फोर्स दैट हैज़ द सेम अफेक्ट as the combined effect of all the forces to be added। अब मैंने एग्जाम्पल क्या दी थी बेटा, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आपने ये एग्जाम्पल कोट नहीं करनी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के साथ। शॉर्ट क्वेश्चन में ही सिर्फ एक डेफिनेशन ही सफिशिएंट होगी, इनफ होगी, आपको 2 मार्क्स अवॉर्ड कर दिए जाएंगे, ठीक है। ये एक ब्लॉक के ऊपर बेटा बहुत सारी फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, और अगर मैंने इनकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी हो तो इसके लिए एक स्पेसिफिक रूल होगा, वो मैं आपको सिखाती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी के लिए आप देखिए कि ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये फोर्स F3 है, ये फोर्स क्या होगी, F4 होगी। यानी एक ब्लॉक के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, मैंने इसकी रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करने के लिए जो रूल होगा या जो मेथड होगा वो मेथड कहलाता है बेटा हेड टू टेल रूल, ठीक है। अब हेड टू टेल रूल इसको क्यों बोला जाता है, ये थोड़ा सा अगर आपको मेमोराइज करा दूं बेटा, जब आपको चैप्टर 2 में वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ाया गया था तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की डिस्क्रिप्शन और उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने वहाँ 2 मेथड पढ़े थे। एक मेथड था बेटा सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, और दूसरा मेथड हमने पढ़ा था ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। जब हम बात करते हैं वेक्टर की, तो जब हमने सिंबॉलिकली पढ़ा था बेटा तो हमने क्या बात की थी कि कोई वेक्टर है तो जब हमने उसका सिंबल लिखना होगा या तो उसको बोल्ड कर दिया जाता है या उसके ऊपर एरो लगा दिया जाता है। अगर मैं इसको बुक्स में देखूंगी तो ये लफ्ज़ बोल्ड होगा। बोल्ड का मतलब क्या होगा बेटा, ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। वेक्टर का मतलब क्या होगा कि इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, यानी वेक्टर क्वांटिटीज नीड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन में हम बात कैसे करते हैं बेटा कि हमने या तो उसको बोल्ड कर दिया या उसके ऊपर एरो लगा दिया या उसके ऊपर बार लगा दी जाती है या उसके नीचे बार लगा दी जाती है। ये कुछ बुक्स में इसकी सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी की। लेकिन जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को बेटा किस तरह हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं उसको ज़रा देखिए। ये पहले भी आप लोगों को चैप्टर 2 में चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं। उसमें फॉर एग्जांपल बेटा फोर्स की बात करते हैं तो एक फोर्स अप्लाई की जा रही है बेटा 10 न्यूटन, ठीक है। तो हम अगर 10 न्यूटन की बात करेंगे तो वो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, कितना एंगल बना रही है, वो सारी चीज़ें साथ साथ डिस्कस कर ली जाती हैं। ये हम जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटा इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, ये इसकी टेल कहलाएगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहलाएगी, टेल। और ये जो है बेटा एरो, ये इसका कहलाएगा हेड, ठीक है। ये एक वेक्टर, ये एक फोर्स है F1, इसको रिप्रेजेंट किया हमने इस तरह। एक स्ट्रेट लाइन हम लगाएंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की जा रही होगी उसी डायरेक्शन में, और साथ हमने जहाँ वो एंडिंग लाइन होगी उसकी वहाँ पे एरो पुट कर देंगे। ये कंप्लीट शो करेगा बेटा इसकी मैग्नीट्यूड को, और जो हेड होगा वो शो करेगा डायरेक्शन को, यानी टेल शो करेगी मैग्नीट्यूड को एंड हेड शो करेगा किस चीज़ को, डायरेक्शन को। और वेक्टर को
जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन की, तो उसमें हम यही बात करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज़ नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत पड़ती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटीज़ कहा जाता है। और उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करेंगे बेटा ये कंप्लीट एक एरो लाइन, जिसमें इसकी लेंथ शो करेगी मैग्नीट्यूड को, और जो एरो है वो शो करेगा किसी इसको हेड को। तो ये इसको हम अभी जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे कि जो रूल है इन फोर्सेस को ऐड करने का, या जो है बेटा इन फोर्सेस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो स्पेसिफिक रूल होता है वो क्या होगा, इसको स्टडी किया जाएगा। आज के हमारे लेक्चर में जो हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है बेटा, पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, उनकी एग्जांपल हमने स्टडी की हैं, और साथ क्या चीज़ स्टडी की है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इस चीज़ को हमने स्टडी किया। ये तीनों एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं समटाइम। बहुत सारी पेपर्स ऐसे हैं लाहौर बोर्ड के जिसमें आपने देखा होगा कि डिफ्रेंशिएट में अक्सर आ जाता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो उसमें आपकी बुक में जो पिंक बॉक्सेस लिखे हुए हैं आपने उसको एज इट इज़ लिखना है कि लेकिन जितने क्वेश्चंस बेटा डिफरेंशिएट वाले होते हैं ना, उसमें आपने बीच में एक लाइन लगानी है, और लाइन लगा के आपकी जो लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी उसको एक साइड पे लिखोगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी उसको दूसरी साइड पे लिखोगे। आपको एग्जांपल कोट करना चाहते हैं तो कर सकते हो। जैसे हमने बात की थी बेटा इसमें उसकी ब्लॉक की अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में, आप उसको जस्ट एक डायग्राम बना के एक सिंगल सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हो। आप अगर लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात करते हैं तो उसमें भी कोई डायग्राम ड्रॉ करके आप बात कर सकोगे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो F1 एंड F2 फोर्सेस क्या होंगी, लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगी। तो इस तरह जो है आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हो। अटैम्प्ट करने का मेथड जो है वो आपने सीखना है बेटा कि बोर्ड में या आपके क्वेश्चन पेपर में जितने डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चंस आएंगे वो आपने लाइन लगा के लिखना होगा। बेशक वो उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं भी बन रहा, जस्ट उसने पूछा डिफरेंशिएट बिटवीन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, तो फ़ौरन से आप बीच में लाइन लगाओगे, इस साइड पे हेडिंग दे दोगे एटॉमिक फिजिक्स की, इस साइड पे हेडिंग दे दोगे न्यूक्लियर फिजिक्स की, या उसने जो डेफिनेशन आपसे पूछी है या जिस चीज़ का डिफरेंशिएट आपसे पूछा है तो आपने उसकी डेफिनेशन इधर लिख देनी है, उसकी डेफिनेशन इधर लिख देनी है। तो ये आप लोगों का अटैम्प्ट करने का एक प्रॉपर मेथड होगा। अगर आप उसको ऊपर और नीचे जो है हेडिंग के साथ लिखते हो बेटा तो अक्सर एग्जामिनर इसके मार्क्स काट लेते हैं कि हमने तो पूछा था डिफरेंशिएट, ये बच्चे ने लाइन लगा के नहीं लिखा, तो इसका बुरा इंप्रेशन पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपने साथ साथ सीखना है। ये आज का लेक्चर बेटा आप लर्न कीजिए, इंतहाई आसान है चीज़ें। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इन रिजल्टेंट फोर्सेस, नेट फोर्सेस, ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी फोर्सेस एक्ट होती हैं उनको किस मेथड से हम एडअप करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस मेथड को सीखेंगे इंशाल्लाह। जो है फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ जो है वो डिस्कस की जाएगी ये चीज़ें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।